हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्रिन जो है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं गिवन है। ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू एड ऑन किया गया है। आइए आज हम लोग देखते हैं इस डॉक्ट्रिन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटरमाइन करने में मदद करता है। जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया गया है वो किसी पर्सन, प्रॉपर्टी और एक्टिविटी के ऊपर अप्लाई करेगा यदि वो पर्सन, प्रॉपर्टी और एक्टिविटी उस लेजिस्लेचर के टेरिटोरियल लिमिट से बाहर हो, परंतु वो पर्सन, प्रॉपर्टी और एक्टिविटी का उस टेरिटरी से सफिशिएंट कनेक्शन हो। मीन्स अगर सफिशिएंट कनेक्शन है या फिर कोई नेक्सस है तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कर जाता है। उस केस में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। यह एक प्रश्न को डिटरमाइन करने में सहायता करता है कि किसी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून किसी पर्सन, प्रॉपर्टी या एक्टिविटी पे लागू होगा नहीं या नहीं होगा। सामान्य नियम यह है कि लेजिस्लेचर केवल अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स के भीतर ही कानून बना सकता है, परंतु यदि कोई पर्सन, प्रॉपर्टी या एक्टिविटी उस लेजिस्लेचर के टेरिटोरियल लिमिट के बाहर स्थित हो, तब भी उस पर लेजिस्लेचर का कानून लागू होगा यदि उस पर्सन, प्रॉपर्टी या एक्टिविटी का उस टेरिटरी के साथ सफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन या नेक्सस हो। अर्थात किसी व्यक्ति, संपत्ति या गतिविधि का लेजिस्लेचर के क्षेत्र में वास्तविक, दैट इज रियल, और पर्याप्त, दैट इज सफिशिएंट संबंध होना चाहिए। यदि ऐसा नेक्सस स्थापित हो जाता है तो लेजिस्लेचर उस व्यक्ति, संपत्ति या गतिविधि के संबंध में कानून बना सकती है, भले ही वो उसकी टेरिटोरियल लिमिट से बाहर हो। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में एक स्टेट लेजिस्लेचर अपने टेरिटरी के लिए ही लॉ बना सकती है। However, this doctrine creates an exception। जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ के बीच में सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल कनेक्शन है, तो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लेजिस्लेशन का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। आइए अब हम लोग टेरिटोरियल नेक्सस का मीनिंग देखते हैं। मतलब इसके वर्ड्स का हम लोग मीनिंग देखते हैं वर्ड बाय वर्ड का। सबसे पहले टेरिटोरियल का मीनिंग देख लेते हैं। टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? जो कि टेरिटरी से रिलेटेड हो या फिर किसी सीमा क्षेत्र से रिलेटेड हो या जोग्राफिकल एरिया से जो चीज़ रिलेटेड हो। नेक्सस, नेक्सस का मतलब हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ का जो लिंक हो या रिलेशनशिप हो। मीन्स दो लोगों के बीच में क्या लिंक हो रहा है, क्या लिंक स्थापित हो रहा है या फिर क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ही हम लोग नेक्सस कहते हैं। टेरिटोरियल नेक्सस का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। एक स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ किसी पर्सन, प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा जो स्टेट के बाहर हो, अगर उसका स्टेट के साथ रियल कनेक्शन हो तो। इसका मतलब हो जाता है टेरिटोरियल नेक्सस। अगर रियल कनेक्शन होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का कैपेसिटी है और साथ ही वो लॉ एग्जिस्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, इस केस का मीन्स ये डॉक्ट्रिन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है डायरेक्टली आर्टिकल 245 से अपना पावर को ड्रॉ करता है। अब इसमें भी देख लेते हैं आर्टिकल 245 के क्लॉज 1 में। आर्टिकल 245 के क्लॉज 1 में ये कह रहा है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इसके लिए होल या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए। सिमिलरली कोई जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी लॉ बना सकती है होल या एनी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। आर्टिकल 245 क्लॉज 1 था। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है? जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है
उसको सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का बात कहा गया है वो सिर्फ पार्लियामेंट के लिए कहा गया और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मीन्स वहाँ पे एक वैक्यूम छोड़ दिया गया है। तो इस स्टेट लेजिस्लेचर को इस वैक्यूम से बचाने के लिए जुडिशरी ने एक डॉक्ट्रिन को डेवलप किया जिस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, और वो डॉक्ट्रिन स्टेट लेजिस्लेचर के रेस्पेक्ट में भी अप्लाई करेगी और जो लॉ स्टेट के बाहर भी अप्लाई कर रहा है स्टेट के, उसको ये बचाएगी। अब हम लोग जनरल रूल देख लेते हैं। जनरल रूल क्या है? एक जनरल रूल होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका लॉ सिर्फ उसके टेरिटोरियल लिमिट तक ही काम करता है। फॉर एग्जांपल, बिहार लेजिस्लेचर अपने सिर्फ बिहार तक लॉ बना सकता है, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर अपने सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही लॉ बना सकता है। मीन्स ऑर्डिनरी सिचुएशन में तो एक स्टेट किसी पर्सन, प्रॉपर्टी या किसी इवेंट के लिए जो उसके स्टेट के आउटसाइड है उसके लिए लॉ नहीं बना सकता है। तो इस डॉक्ट्रिन का क्या पर्पस है? तो डॉक्ट्रिन का ये पर्पस है, ये डॉक्ट्रिन लोगों को स्टेट लॉ को स्किप करने से रोकता है इफ दे आर आउटसाइड स्टेट एंड दे आर कैरिंग एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द स्टेट। अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होगा, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होगा तो बिजनेस जो होगी वो अपना टैक्स को अवॉइड कर लेगी। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो रेगुलेशन से बच जाएगा। वो तो कहेगी कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे नहीं है, मीन्स प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है बट मेरा ऑफिस किसी दूसरी जगह है, इसलिए मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो गैम्बलिंग ऑपरेशन है, मीन्स गैम्बलिंग ऑपरेशन लाइक प्राइस कॉम्पिटिशन्स, प्राइस कॉम्पिटिशन्स जैसे लॉटरी हो गया, तो वो स्टेट लॉ को अवॉइड कर देगी। कंपनी भी इसका लूप होल का फ़ायदा उठा सकती है और जो अपने टैक्स के जो लायबिलिटी है उसको अवॉइड कर सकती है। ये जो डॉक्ट्रिन है प्रैक्टिकल गवर्नेंस को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस डॉक्ट्रिन के इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेक्सस। नेक्सस मीन्स रिलेशनशिप, एक कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में? एक स्टेट के बीच में और वो जो दूसरा पर्सन, प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो जो रिलेशनशिप होगा वो इमेजनरी नहीं होगा, वो रियल और सब्सटैंशियल होगा। मीन्स जो इन रियलिटी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा होता है, मीन्स सिर्फ इमेजिनेशन में वो चीज़ नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी पे वो चीज़ एग्जिस्ट करना चाहिए। और नेक्सस मस्ट बी रेलिवेंट। दूसरा पॉइंट है कि जो नेक्सस होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए। कोई मीन्स एक्सीडेंटल कनेक्शन या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन इनसफिशिएंट होगा। मीन्स उसके लिए एक रेलिवेंट और डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए जो कि लॉ को जस्टिफाई करे उसके एप्लीकेशन के लिए। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। पहला केस लॉ है वेलिस ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1948। ये जो केस है प्रीवी काउंसिल का केस है और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन के पीरियड का केस लॉ है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई करता है। अब आइए इसका फैक्ट जान लेते हैं, इस केस के फैक्ट्स। जो वेलिस ब्रदर एंड कंपनी लिमिटेड है, एक कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट और कंट्रोल आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया में है। मीन्स उसका ब्रिटिश इंडिया में उसका ना ही इनकॉर्पोरेशन है ना ही कंट्रोल है। उसका कंपनी का जो हेड ऑफिस है और जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो ब्रिटिश इंडिया के बाहर है। हॉवेवर मीन्स पर जो कंपनी है अपना जो सब्सटैंशियल बिजनेस एक्टिविटी है वो ब्रिटिश इंडिया में कैरी करती है थ्रू द ब्रांचेस एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो इस बात को देखते हुए जो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी है सोचा इनके जो बिजनेस है इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। इस कंपनी ने इस टैक्स को चैलेंज किया। कंपनी का आर्गुमेंट क्या था? कंपनी का आर्गुमेंट ये था कि वी आर नॉट लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया, हम लोग इंडिया में लोकेटेड नहीं है, हमारा जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो इंडिया के बाहर है, इसलिए ब्रिटिश इंडिया को हमारे ऊपर टैक्स करने का कोई अथॉरिटी नहीं है।
सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी ने ये क्लेम किया कि सिंस वो लोग इंडिया के टेरिटरी के बाहर हैं, इसलिए इंडियन टैक्स लॉ इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। अब लीगल इशू क्या अराइज होता है? प्रीवी काउंसिल के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ब्रिटिश इंडिया इनकम टैक्स लगा सकती है उस कंपनी के ऊपर जो कि अपना हेड ऑफिस इंडिया के बाहर रखी हो पर बिजनेस इंडिया में कैरी ऑन करती हो। प्रीवी काउंसिल ने कहा यस, ब्रिटिश इंडिया कुड अप्लाई द टैक्स ऑन द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई होता है। कोर्ट ने देखा कि एक कनेक्शन स्थापित हो रहा है किसके बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और जो ब्रिटिश इंडिया और जो इनकम है उसके बीच में, मीन्स इंडिया और जो इनकम है इसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुका है और उसी के ऊपर टैक्स लगाने का काम कर रही है टैक्सेशन अथॉरिटी। कोर्ट एक फाउंड करती है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल कनेक्शन है। सबसे पहला बात कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इंडिया में कंडक्ट हो रही है। हालांकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है पर वो अपना बिजनेस इंडिया में करती है। वो सारा ब्रांच यहाँ पे रखी हुई है। जो भी प्रॉफिट है वो अपने ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इसलिए एक डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इनकम जो है कि वो जनरेट किया जा रहा है ब्रिटिश इंडिया से। सिंस जो इनकम है मीन्स इंडियन टेरिटरीज में से ड्रॉ हो रहा है, तो इसलिए एक टेरिटोरियल लिंक भी इस्टेब्लिश हो रहा है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट जो कंपनी का है वो भी ब्रिटिश इंडिया से डिराइव हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो है इंडिया की मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इन्वायरमेंट का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए ब्रिटिश इंडिया के पास एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स करने का, उस कंपनी के ऊपर टैक्स करने का। टेरिटोरियल नेक्सस है इस कंपनी और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, टेरिटोरियल नेक्सस होता है। कंपनी कोर्ट के द्वारा ये फाइंड किया जाता है कि हालांकि कंपनी का सेंट्रल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है पर कंपनी का ऑपरेशंस, बिजनेस और इनकम जो भी है वो ब्रिटिश इंडिया के साथ है। इसलिए एक रियल और सब्सटेंशियल टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से कोर्ट उसके ऊपर टैक्स को वैलिडली इम्पोज कर सकती है। अब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स ये है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में टिस्को कहेंगे, वो अपना बिजनेस बिहार में कंडक्ट करती है। कंपनी अपना मैन्युफैक्चर गुड्स को बिहार में कर रही है और अपने बायर्स को जो बिहार में भी हैं और जो बिहार के बाहर भी है उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। हालांकि उनका कुछ सेल बिहार में भी हो रहा है, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्स जो सेल बिहार के अंदर हो रहा है उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाए। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर इस टैक्स को चैलेंज करती है और कहती है कि हमारा जो बाकी का जो ट्रांजैक्शन है वो बिहार के बाहर हो रहा है, इसलिए बिहार गवर्नमेंट को हमारे ऊपर टैक्स लगाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। तो एक लीगल क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बिहार गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है जो कि ट्रांजैक्शन बिहार के बाहर बाहर हो रहा है? तो कोर्ट ये डॉक्ट्रिन को फिर से अप्लाई करती है इस केस में, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, और डिटरमाइन करती है कि एक बिहार के बीच में, बिहार और जो ट्रांजैक्शन है उसके बीच में एक रियल और सब्सटैंशियल कनेक्शन है जो टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले कोर्ट ये ड्रॉ करती है अपना कंक्लूजन कि जो बिजनेस ऑपरेशन है वो बिहार में हो रहा है। जो बिजनेस एक्टिविटी कंपनी का रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, जो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं या जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिहार में ओरिजिनेट हो रहा है। जो गुड्स है और जो सब्सटैंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो बिहार के अंडर हो रहा है, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट के पास एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगाने का। दूसरा, जो कनेक्शन है वो रियल है ना कि आर्टिफिशियल। जो बिहार और ट्रांजैक्शन के बीच में एक कनेक्शन है जो कि रियल है, इमेजनरी नहीं है। सिंस बिजनेस एक्टिविटी बिहार में हो रहा है और जो कि जो टैक्सेबल इवेंट है, इसलिए उसका एक टेरिटोरियल कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, बिहार के साथ हो रहा है। कोर्ट ने टेरिटोरियल एक्सिस को फाउंड कर लिया है। इवन इफ मीन्स कुछ सेल्स हालांकि बिहार के बाहर हो रहे थे पर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सेल जो है कि वो बिहार के अंदर हो रहा है। इसलिए क्योंकि कंपनी बिहार के अंदर ऑपरेट कर रही है, गुड्स जो मैन्युफैक्चर बिहार के अंदर हो रहा है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी बिहार के अंदर हो रहा है, इसलिए एक सफिशिएंट टेरिटोरियल एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम लोग थर्ड केस देख लेते हैं।
थर्ड केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। आरएमडीसी जो है एक प्राइस कंपटीशन को कंडक्ट करवाती थी। प्राइस कंपटीशन वो सिमिलर होती है लाइक लॉटरी या गैम्बलिंग जैसी होती है वो। तो उसका जो बिजनेस है वो बेंगलोर में है, ठीक है। वो बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे से बाहर है। उसकी मतलब जो कंपनी है वो लोकेटेड है बेंगलोर में, और जो कि बॉम्बे से बाहर है। कंपटीशन पर ऑर्गेनाइज किया जाता है और मैनेज किया जाता है बेंगलोर से। कंपनी के जो कंपटीशन फॉर्म्स है वो बॉम्बे में बेची जाती है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बॉम्बे के हैं, और साथ ही साथ एंट्री फ़ी जो है जो कलेक्ट की गई है वो बॉम्बे के लोगों के द्वारा की हुई। बिजनेस का एक जो सब्सटैंशियल पोर्शन है रिवेन्यू का, वो बॉम्बे के रेसिडेंट्स के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए बॉम्बे गवर्नमेंट स्टेट ऑफ बॉम्बे ने बॉम्बे प्राइस कंपटीशन एक्ट लगा के इस कंपटीशन को रेगुलेट करने का सोचा, क्योंकि ये जो है प्राइस कंपटीशन बॉम्बे के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। रिस्पोंडेंट का क्या आर्गूमेंट था? आरएमडीसी का आर्गूमेंट ये था कि ये मेरा बिजनेस जो है बेंगलोर में सिचुएटेड है, ना कि बॉम्बे में। साथ ही इसलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे को कोई भी पावर नहीं है मेरे बिजनेस को रेगुलेट करने का। दूसरा कंटेंशन ये था कि मेरा जो बिजनेस है वो फिजिकली बॉम्बे से बाहर है, इसलिए बॉम्बे की लॉ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। लीगल इशू क्या राइज होता है? लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है क्या स्टेट ऑफ बॉम्बे ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो कि जो बिजनेस बॉम्बे के बाहर रेगुलेट हो रहा है, उसकी बाउंड्री के बाहर उसको रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉम्बे एक्ट को अपहेल्ड किया और कहा इवन दो बिजनेस बॉम्बे के बाहर लोकेटेड है, पर उसका सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है बॉम्बे के साथ, इसलिए बॉम्बे लेजिस्लेचर को पावर है इस प्राइस कंपटीशन को रेगुलेट करने का। आइए हम लोग फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चारूशीला दासी। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। चारूशीला दासी जो है एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी एक रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोमेंट मीन्स एक जो रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी वो ट्रस्टी है चारूशीला दासी। और जो ट्रस्ट है वो बंगाल में क्रिएट किया गया है। जो ट्रस्टी रहती है वो बंगाल में रहती है, मीन्स आउटसाइड बिहार रहती है, पर उसके कुछ प्रॉपर्टी है वो बिहार में सिचुएटेड है। और जो सब्सटैंशियल प्रॉपर्टी है ट्रस्ट का वो बिहार में है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ भी है वो बिहार में होती है। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था बिहार हिंदू रेगुलेशन ट्रस्ट एक्ट 1950, जिसका काम था रेगुलेशन ट्रस्ट एक्ट को उसका काम था कि रेगुलेट करे हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट को। इसलिए बिहार की अथॉरिटी ने सोचा कि वो इस ट्रस्ट के ऊपर ये एक्ट को अप्लाई करती है। तो चारूशीला दासी का क्या आर्गूमेंट था? चारूशीला दासी ने कहा कि ये जो ट्रस्ट है वो बिहार के बाहर बना है, ट्रस्टी भी बिहार के बाहर रहते हैं, इसलिए बिहार लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है इस ट्रस्ट के ऊपर लॉ अप्लाई करने का। लीगल इशू क्या अराइज होता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन जाता है क्या बिहार गवर्नमेंट ये अपने लॉ को अप्लाई कर सकती है उस ट्रस्ट के ऊपर जिसका जो ट्रस्ट बाहर है, मीन्स बिहार के बाहर सिचुएटेड है, और जो ट्रस्टी भी बिहार के बाहर रहती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहार गवर्नमेंट के एक्ट को वैलिड वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि जो बिहार लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट है ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्ट करता है ट्रस्ट और स्टेट ऑफ बिहार के बीच में। एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इस केस में क्या होता है? सबसे पहला, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बिहार में सिचुएटेड है। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बिहार में लोकेटेड है, इसलिए एक डायरेक्ट टेरिटोरियल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। दूसरा क्या है? ट्रस्ट एक्टिविटीज़ जो है बिहार में कंडक्ट की जा रही हैं। जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस का जो ट्रस्ट है वो बिहार में उसका एक्टिविटी कैरी ऑन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसलिए बिहार गवर्नमेंट के पास एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ट्रस्ट को रेगुलेट करने का। सिंस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और एक्टिविटी बिहार में एग्जिस्ट कर रही है, तो स्टेट के पास एक प्रॉपर इंटरेस्ट है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन को लेके टेरिटोरियल नेक्सस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन जो ट्रस्ट बिहार के बाहर एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स क्रिएट किए गई है, और जो ट्रस्टी भी बिहार के बाहर रहती है, पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और एक्टिविटी
बिहार के अंदर है, जिसकी वजह से बिहार गवर्नमेंट के साथ उसका एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है, इसलिए बिहार गवर्नमेंट कुड अप्लाई दिस लॉ। तो हम लोगों का ये डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस यहीं ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक